बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो लास्ट बेटा क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स को। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स में बेटा हमने 3 टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने प्राइमरी मार्केट को डिस्कस किया, हमने सेकेंडरी मार्केट को डिस्कस किया और हमने मनी मार्केट को डिस्कस किया। फिर हमने मनी मार्केट के अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज अवेलेबल है उसको हमने डिस्कस किया। तो फोर्थ टाइप ऑफ मार्केट है बेटा हमारे पास, दैट इज कैपिटल मार्केट। अगर उनमें से बेटा क्वेश्चन आपने पूछना है तो पूछ सकते हैं, जो हमने पीछे 3 मार्केट्स पढ़ी हैं। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछने पे बेटा मुझे कोई इशू नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। इस चीज पे आप न कीजिएगा। कैपिटल मार्केट बेटा ये प्राइमरी मार्केट का रिवर्स है। द मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज हुज मैच्योरिटीज आर मोर देन 1 ईयर सोल्ड एंड परचेज। ऐसी मार्केट बेटा जहां पे आपको वो पेपर्स मिलेंगे जिनकी सिक्योरिटीज 1 साल से ज्यादा होगी। देखिए, अगर आप कहते हैं कि मैंने पैसा लगाना है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो फिर आपको वो पेपर्स खरीदने पड़ेंगे जिनकी मुद्दत 1 साल से ज्यादा होगी। अम, अगर कंपनीज चाहती है कि हमें पैसा चाहिए लेकिन वो हमने पैसा लेना है लंबे अरसे के लिए, तो फिर उसको कैपिटल मार्केट के अंदर आके जो है वो अपनी सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ेंगी। तो कैपिटल मार्केट में कौन कौन से पेपर्स अवेलेबल हैं, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो कैपिटल मार्केट के अंदर बेटा जो पेपर्स अवेलेबल होंगे, इसमें 2 पेपर्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो अवेलेबल है। एक को हम बोलते हैं बॉन्ड्स, तो अक्सर आप नाम भी पढ़ सुनते हैं, और सेकंड है बेटा हमारे पास शेयर्स। तो ये 2 पेपर्स हैं जो आपको जो है वो कैपिटल मार्केट्स के अंदर मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में फर्क क्या है। चलें वन बाय वन। बॉन्ड्स और शेयर्स में दोनों बेटा पेपर हैं, दोनों सिक्योरिटीज हैं, इशू किया जाता है। मकसद क्या होता है? पैसा इकट्ठा करना। जी, वैसे क्या मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? एनीवन? बॉन्ड्स और शेयर, याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे बॉन्ड्स का मतलब प्राइस बॉन्ड्स नहीं है। बॉन्ड एक पेपर होगा जिसपे कंपनी का नाम, स्टैंप और उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट वगैरह मेंशन होगा, जी कितना इंटरेस्ट आपने पे करना है। तो ये भी एक पेपर की तरह ही होता है। तो बॉन्ड्स और शेयर्स में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं, एक ही चले मैं बता देता हूँ। अगर आप किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदेंगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो क्या मिलता है शेयर पे? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, डिविडेंड। डिविडेंड मिलता है। और डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग होती है। कोशिश किया करें कि जब भी हमारी क्लास हो तो आप लोगों ने पिछली क्लास में जो हमारा लेक्चर हुआ होता है उसको आपने जो है उसको एक दफा देख के आया करें कि सर ने क्या पढ़ाया था। जहाँ पे हम खत्म करेंगे अगली क्लास हम उसी टॉपिक से ही शुरू करेंगे, यानी जहाँ पे वाइंड अप हुआ होगा उससे आगे हम मूव करेंगे, ताकि आप लोगों का सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यू रहे। और क्या फर्क हो सकता है बेटा? एक तो मैंने बता दिया, बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है, शेयर्स पे प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है। शेयर्स आपको और क्या देता है? सोचिए, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। अगर शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के क्या कहलाते हैं? ओनर। ओनर्स। ओनर। तो बॉन्ड आप लिखेंगे, बॉन्ड्स के अंदर नो ओनरशिप होती है, जबकि शेयर्स के अंदर ओनरशिप होती है। ओनरशिप तो होती अगर है। आप किसी, फॉर एग्जांपल आपने पेप्सी कंपनी का बॉन्ड खरीदा तो आप ओनर नहीं कहलाएंगे, लेकिन अगर आपने पेप्सी कंपनी का शेयर खरीदा तो आप पेप्सी कंपनी के ओनर्स कहलाएंगे। ओनर के लाइन। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? बीओडीज को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हमने बात की थी। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए वोट डाल सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो मैं वोट कास्ट कर सकता हूं बीओडीज को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप उसी कंपनी के बॉन्ड होल्डर हैं तो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यानी मैं अगर शेयर होल्डर हूं तो मैं वोट डाल सकता हूं, लेकिन अगर मैं शेयर होल्डर नहीं हूं तो मैं वोट नहीं डाल सकता। याद रखिए, मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, शेयर एक ऐसा पेपर है जो आपको ऑनरशिप देगा। इसके अलावा कोई ऐसा पेपर नहीं है जो आपको ऑनरशिप देगा। बाकी जितने भी पेपर्स हैं वो आपकी डेट सिक्योरिटीज हैं, जबकि शेयर आपका इक्विटी सिक्योरिटी होता है। इक्विटी का मतलब होता है ऑनरशिप, और डेट का मतलब होता है कि आपने लोन के तौर पे पैसा दिया। अंडरस्टैंड बेटा? जी अंडरस्टैंड? सर। ओके। अच्छा, आगे जी सर। बॉन्ड्स की बेटा 2 टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं सिक्योर बॉन्ड्स, और सेकंड को बेटा हम बोलते हैं अनसिक्योर बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की आगे 2 टाइप्स लिख रहा हूँ, फिर शेयर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बाद। ये मैंने बॉन्ड्स की लिखी है। अच्छा, अब सिक्योर बॉन्ड और अनसिक्योर बॉन्ड में क्या फर्क है बेटा? ऐसे बॉन्ड्स जिसके अगेंस्ट कंपनी अपने एसेट्स प्लेज करने के बाद जो है वो सिक्योरिटीज इशू करेगी, दोस बॉन्ड्स आर कॉल्ड सिक्योर बॉन्ड। यानी कंपनी जब बॉन्ड इशू करती है तो कंपनी जो है वो बैक एंड के ऊपर क्या रखती है? अपने एसेट्स प्लेज करवाती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये एसेट्स कहाँ पे प्लेज होते हैं? एक इदारा होता है बेटा आपका SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और मोस्टली बेटा ये बॉन्ड वो कंपनीज इशू करती हैं, या तो वो न्यू होती हैं या उनकी रेपुटेशन
कम होती है। क्योंकि देखें, अगर एक कंपनी जिसकी रेपुटेशन बहुत हाई है तो उसको जरूरत नहीं है कि वो अपने एसेट किसी के पास प्लेज करवाए। उसको पता है भाई मेरा नाम आना है मार्केट में, लोगों ने फौरन मेरा चीज खरीद लेनी है। लेकिन वो कंपनी जो वेल रिप्यूटेड नहीं है, जिसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, उसको फिर जरूरत होती है किसी न किसी गारंटी की। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम पिछले में भी हमने एक बैंकर एक्सेप्टेंस पढ़ा था। अब इसको भी यहाँ पे किसी न किसी चीज की जरूरत है, तो ये फिर क्या करती है, ये फिर अपने एसेट्स प्लेज करवाती है। फिर एसेट जब प्लेज हो जाते हैं तो फिर वो बॉन्ड क्या बन जाता है, सिक्योर। हमारे लिए वो सिक्योर बॉन्ड हो जाता है। हमें पता है भाई कि अगर ये कंपनी भागेगी तो इसके बैकएंड के ऊपर इसके एसेट्स प्लेज है, तो हमारे पैसे डूबने के चांसेस कम है। लेकिन जो अनसिक्योर बॉन्ड होते हैं बेटा, ये वही वाली बात कि ये वो कंपनीज इशू करती हैं जिनकी रेपुटेशन हाई होती है। क्योंकि इनको पता होता है कि जब मेरा नाम आना है मार्केट में, मैं कहता हूँ जी पेप्सी कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, नेस्ले ने इशू किया, कोक ने इशू किया, उनको पता है जी हमारे बिग नेम है, हमारा नाम जैसे ही आएगा लोगों ने फौरी तौर पे जो वो बॉन्ड खरीद लेना है। सो ऐसी कंपनीज को अपने एसेट्स प्लेज करवाने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अनसिक्योर। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वो क्या है, अनसिक्योर है। मीन दैट कि हम इसमें सिक्योर नहीं है। नो डाउट कि कंपनी इतनी जल्दी डूबती नहीं है क्योंकि बहुत बड़े नाम होते हैं, लेकिन फिर भी चांसेस ऑफ लॉस इनमें ज्यादा होता है। और बेटा आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी है ना पिछले सेमेस्टर के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी यस ना सर। बेसिक। उसमें आपने डिबेंचर्स पढ़े होंगे। डिबेंचर का नाम जी सुना सर। होगा। क्या होता है डिबेंचर? अनसिक्योर बॉन्ड्स का बेटा दूसरा नाम डिबेंचर होता है, याद रखिएगा। बेसिकली डिबेंचर्स भी आपके बॉन्ड्स ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि अनसिक्योर होते हैं। तो डिबेंचर जो है वो बॉन्ड्स का ही दूसरा नाम है। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बॉन्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर ये दोनों एक बार आप यही है ना कि जो उनसे सिक्योर बॉन्ड है उसमें गारंटी होती है जी बिल्कुल, और उसके दूसरे में बैकएंड, गारंटी नहीं होती। बिल्कुल। जो सिक्योर बॉन्ड होते हैं उसके बैकएंड के ऊपर कंपनी के एसेट प्लेज किए जाते हैं, यानी एसेट्स रखे जाते हैं कि जी भाई आप पहले प्लेज करवाओ फिर बॉन्ड इशू कर सकते हो। जो अनसिक्योर बॉन्ड होते हैं उसके पीछे गारंटी नहीं होती, यानी वो लोग सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी पेप्सी, कोक, नेस्ले की, उनको पता जी हमारा नाम है, हम अपने एसेट प्लेज नहीं करवाएंगे, हम ये बॉन्ड इशू करेंगे, लोग खुद ही खरीद लेंगे। और ऐसा होता भी है, क्योंकि देखें अगर आपके सामने दो चीजें पड़ी हुई, एक बिल्कुल न्यू जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, और एक वो जो वेल रिप्यूटेड है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम वेल रिप्यूटेड की तरफ जाए। ये नहीं कि हम वो खरीदेंगे नहीं, लेकिन चांसेस ऑफ परचेजिंग लेस है बेटा। वहां पे हम कोशिश करते हैं कि हम वहां पे जाएं जहां पे हमारे पैसे डूबने के चांसेस कम है। ठीक है। यस सर। अच्छा, दो तरह के बेटा शेयर्स होते हैं, एक हमको हम बोलते हैं प्रेफर्ड शेयर्स और एक होते हैं कॉमन। अब शेयर्स की टाइप्स पढ़ाने लगा हूं आपको, बॉन्ड्स हमने पढ़ ली। दो तरह के बेटा शेयर्स होते हैं मार्केट में अवेलेबल, एक को हम बोलते हैं प्रेफर्ड शेयर्स और एक को हम बोलते हैं कॉमन शेयर्स। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं बेटा, इसके ऊपर जो आपको, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है, तो प्रेफर्ड शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा बेटा वो आपका फिक्स होगा। जबकि जो कॉमन शेयर्स होंगे बेटा उनके ऊपर जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, कंपनी कहती है जी हम आपको ₹2 पर शेयर देंगे। प्रॉफिट, चाहे कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा हो, चाहे कंपनी को प्रॉफिट कम हो, चाहे कंपनी को प्रॉफिट ना हो, तीनों सूरतों के अंदर जो कंपनी है, जो कंपनी उसने इन्वेस्टर को प्रॉफिट कितना देना है, ₹2 पर शेयर। ₹2 पर शेयर, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन कॉमन शेयर वालों को मे पॉसिबल, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिल जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा, और अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं होता तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यानी कॉमन शेयर्स के ऊपर ये तीनों दोनों ऑप्शन जो है वो चल रही होती है। अब क्वेश्चन ये है कि फिक्स डिविडेंड वालों को, सॉरी आपके प्रेफर्ड शेयर वालों को ये भी फायदा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इस साल कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकी, लॉस में चलेगी, तो ये ₹2 अगले साल में जाके ₹4 हो जाएंगे। यानी 2 पिछले साल की, 2 अगले साल के, जो उससे ईयर के जो मिलने थे, अगले साल भी ना दे सकी तो अगले साल में वो प्लस हो जाएंगे। जबकि कॉमन शेयर वालों के साथ ऐसा नहीं होता। जिस साल डिविडेंड मिल गया मिल गया, जिस साल डिविडेंड नहीं मिला आप उसको दोबारा क्लेम नहीं कर सकते। तो पहला डिफरेंस बेटा ये है कि आपको प्रेफर्ड शेयर्स के ऊपर फिक्स डिविडेंड मिलेगा, कॉमन के ऊपर नो फिक्स डिविडेंड। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ, दूसरी तरफ आप खुद लिख लीजिएगा, नो को वर्ड के साथ, नो वर्ड के साथ। तो यहाँ पे आएगा क्लेम ऑन एसेट, और कॉमन क्या होगा, नो क्लेम ऑन एसेट। अच्छा, क्लेम ऑन एसेट का मतलब क्या होता है कि आपको याद होगा मैंने बताया था कंपनी हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी, कि कंपनी की जो लायबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। यानी कंपनी के एसेट्स को बेचा जाएगा, जिसको पैसे मिल गए, और जिसको पैसे नहीं मिले कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती उसको पे करने की। अगर कंपनी फ्लॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, और वो पैसे वापस करने पे आती है, तो बेटा सबसे पहले पेमेंट की जाएगी प्रेफर्ड शेयर्स वालों को,
उसके अलावा अगर पैसे बच जाते हैं तो फिर कॉमन शेयर वालों को पैसे दिए जाएंगे, अदरवाइज कंपनी जो है वो कॉमन शेयर वालों को पैसे नहीं देगी। जिसको मिल गए, जो रह गया वो रह गया। यानी कि ये इसी तरह समझ लें कि अगर हम 2 लोग हैं, मेरे पास प्रेफर्ड शेयर है, आपके पास कॉमन शेयर है, और कंपनी फ्लॉप हो जाती है और पैसे देने पे आती है, तो पहले पैसे मुझे मिलेंगे। अगर बच गए तो आपको मिलेंगे, अगर नहीं बचे तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। अगर ये 2 डिफरेंस देखें तो कौन सा शेयर खरीदना बेहतर है? सर प्रेफर्ड। प्रेफर्ड, प्रेफरेंस क्योंकि सर। डेफिनेटली इसमें एक तो ये पता है कि फिक्स प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, दूसरा ये पता है खुदा ना खासा कंपनी फ्लॉप हुई तो पैसे रिटर्न होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन लोग फिर भी कॉमन शेयर खरीदते हैं भाई। सर कॉमन शेयर में प्रॉफिट भी हो सकता है, तो फिर लॉस भी हो सकता होगा। बिल्कुल होता है बेटा। देखिए कंपनी को लॉस, अगर किसी साल लॉस हो जाता है कंपनी, देखिए प्रॉफिट कब मिलना है आपको? प्रॉफिट में से हिस्सा मिलना है ना कॉमन शेयर वालों को। अब जी जितना सर। ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा, और अगर किसी साल लॉस होगा तो उस साल वो आपको डिविडेंड नहीं देगी, तो वो आपका लॉस ही है। एक कंपनी लॉस में चलेगी, वो कहती है इस साल हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, हम नहीं दे सकते, तो इसका मतलब कि वो लॉस में गई तो आप भी लॉस में गए, इस साल आपको पैसे नहीं मिले। लेकिन कॉमन सर तो शेयर, फिर अगले जी अगले सर साल तो भी, जैसे आपने पहले बताया। कॉमन वालों को अगले साल भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसे ही। अगर अगले साल भी लॉस में चलेगी तो अगले साल भी नहीं मिलेगा आपको, जबकि प्रेफर्ड वालों का जो प्रॉफिट है वो ऐड होता रहेगा। ठीक है सर। लेकिन फिर भी कॉमन शेयर खरीदते हैं लोग, मैं ये तो पूछना क्यों? सर उसमें कोई ना प्रॉफिट कोई भी करना प्रॉफिट तो चांसेस होते होगा हैं। ना। क्या बोला बेटा, दोबारा बोले। मैंने कहा सर उनमें उन्हें कोई ना कोई प्रॉफिट नजर आ रहा होगा तो वो कॉमन शेयर बिल्कुल यही खरीदते मैं हैं ना। बताना चाह रहा हूँ उनको बेटा। गेन ये नजर आ रहा होगा कि कॉमन वालों को देखें वहां पे हाई रिस्क है, यहाँ पे तो 2 रुपीज फिक्स कर दिए गए डिविडेंड के, लेकिन वहां पे ये भी तो हो सकता है ना कि अगले पहले साल ही आप कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाए, तो मे बी वहां पे 10 रुपीज पर शेयर मिल जाए, मे बी 12 रुपीज पर शेयर मिल जाए, मे बी 20 रुपए पर शेयर मिल जाए, क्योंकि वहां पे हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न मिलने के भी चांसेस तो है ना। नो डाउट के लॉस होने के भी चांसेस है, तो जो रिस्क टेकर होगा ना वो कॉमन शेयर की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको पता है भाई कि इसमें तो 2 रुपीज के अलावा मिलना ही कुछ नहीं है, चाहे कंपनी ह्यूज प्रॉफिट में चली जाए तब भी 2 रुपीज ही मिलने हैं। यहाँ पे कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ाती जाएगी आपका डिविडेंड भी बढ़ता जाएगा, तो ये रीजन है। सेकंड बेटा जो मेजर रीजन है वो ये है जो मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता प्रेफर्ड वालों के पास, जबकि कॉमन वालों के पास वोटिंग राइट होता है। यानी प्रेफर्ड वाले भी बीओडीज को सिलेक्ट करने के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकते, जबकि कॉमन वाले जो है वो वोट कास्ट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर आप चाहते हैं कि आपने बीओडीज के इलेक्शन के अंदर वोट डालना है तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा कॉमन शेयर खरीदने पड़ेंगे। 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। ये 2 रीजन है। एक तो बेटा ये रीजन है कि आपका जो रिस्की होता है तो वहां पे प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज्यादा है। दूसरा ये है कि इसमें वोटिंग राइट होता है तो आप वोट कास्ट कर सकते हैं। बेटा माइक म्यूट कर लें, जिनके माइक ऑन है ना वो म्यूट कर लें, डिस्टॉर्शन हो रही है। और ज़ैर बेटा आप भी करो माइक ऑफ। जी ये थे बेटा डिफरेंसेस। और प्रेफर्ड शेयर लेस रिस्की होते हैं, कॉमन शेयर बेटा मोर रिस्की होते हैं। तो दिस इज कैपिटल मार्केट, जहां पे आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी बेटा जिनकी मुद्दत मोर देन 1 ईयर होगी। यहाँ तक बेटा क्वेश्चन एनीवन? नो सर। ओके लास्ट मार्केट बेटा फिफ्थ वन, इसकी डेफिनेशन हम करते हैं। एंड दैट मार्केट इज ओवर द काउंटर मार्केट। इसको बेटा हम बोलते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट। इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, आप इसको ऑनलाइन मार्केट भी कह सकते हैं। यानी द मार्केट वेयर ऑनलाइन सिक्योरिटीज आर सोल्ड एंड परचेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लेंगे। जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सिक्योरिटीज की सेलिंग एंड परचेजिंग करते हैं तो दैट मार्केट इज कॉल्ड ओटीसी। अच्छा अब इसमें होता यह है कि इस मार्केट में आपको सारी की सारी सिक्योरिटीज अवेलेबल है। इस मार्केट के अंदर आपको वो सिक्योरिटीज भी अवेलेबल है जिनकी मुद्दत लेस देन 1 ईयर है। आपको वहां यहाँ पे वो भी अवेलेबल है जिनकी मुद्दत मोर देन 1 ईयर है। इसमें आपको वो सिक्योरिटीज भी मिलेंगी जो न्यू है, इसमें आपको वो भी मिलेंगी जो एग्जिस्टिंग है। यानी ये वो मार्केट है जहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें एक ही दफा अवेलेबल होती है। अब क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, अगर इस मार्केट के अंदर सारे के सारे पेपर एक ही जगह पे अवेलेबल है, देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अदर 4 मार्केट्स? फिर हम बाकी 4 मार्केट्स की तरफ क्यों जाते हैं? क्यों ना हम इसी मार्केट को फोकस करें? बाकी 4 मार्केट्स की फिर एग्जिस्टेंस क्यों जरूरी है? देखिए ना इस मार्केट में आपको नए सिक्योरिटीज भी मिल रही हैं, इसमें आपको पुराने भी मिल रही हैं, इसमें आपको लेस देन 1 ईयर वाली भी मिल रही हैं, मोर देन 1 ईयर भी आप खरीद सकते हैं। तो फिर इसी एक मार्केट को क्यों नहीं रहने देते? व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अदर 4 मार्केट्स? जी एनी आइडिया बेटा, एनी कमेंट? सर लोगों को टेक्नोलॉजी का नहीं पता होगा शायद।
यस बिल्कुल हो सकता है। मे पॉसिबल बड़े लोगों को टेक्नोलॉजी का नहीं पता, हर बंदे को ये नहीं पता कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे की जाती है, हर बंदे को ये नहीं पता डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसे यूज किए जाते हैं, हर बंदे को ये नहीं पता कि हम लोगों ने इसको आगे फर्दर कैसे मतलब इसको परसू कैसे करना। देखिए जिस तरह आजकल है, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज्यादा यूज नहीं की होगी, उनको नहीं पता डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसे इस्तेमाल करना। दूसरा नेट की, जब भी देखिए आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपको नेट्स के अंदर डिस्टॉर्शन आते हैं और नेट की फैसिलिटी हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। हाँ, जिसको तो ये आता है वो इस मार्केट की तरफ जाएगा, जिसको ये चीज नहीं आती वो डेफिनेटली बेटा जो मैनुअल मार्केट्स है उसकी तरफ मूव करेगा। तो ये थी बेटा हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन एनीवन? नो सर। क्लियर है बेटा? जी बेटा। यस सर। ओके चलें, ये बेटा मैं जो स्लाइड आपके सामने अभी ओपन है, ये देखिए आपके सामने ये स्लाइड जो मैंने अभी तक ओपन रखी हुई है, इस स्लाइड में से ये हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। सर ये स्लाइड्स आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं? जी इससे बेटा मैं हम ग्रुप में बिल्कुल आपको ग्रुप में शेयर करूंगा। अभी जो मैंने मार्केट्स की टाइप्स पढ़ाई हैं इसके नोट्स भी आपको ग्रुप में आ जाएंगे, डोंट यू वरी, ये सारी चीजें आपके ग्रुप में शेयर होती जाएंगी साथ साथ। वो अभी मैंने इसलिए और शेयर नहीं सर की कि अभी हम पढ़ रहे हैं, आपको नेक्स्ट और क्लास से सर पहले आ जाएंगे। सर इसके लिए कोई बुक का आपने नहीं अभी हाँ तक जी कोई बेटा, बताई? बुक भी रिकमेंड करूंगा, कुछ नोट्स भी रिकमेंड करूंगा, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अभी अभी क्योंकि थ्योरेटिकल चल रहा है इस वजह से मैंने बुक के ऊपर आपको नहीं बताया अभी। वो बुक और मेरे ख्याल आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सर क्लास वैसे पढ़ना मुश्किल होता है थोड़ा। ठीक हो गया, मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा, डन हो गया। ओके बेटा, अब ये हम कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। अब वापस आते हैं, हमने कुछ थोड़ा सा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली। याद रखिएगा बेटा, ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस फाइनेंस के नाम से, पढ़ रहे हैं ना जी सर। सेमेस्टर में? तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेटा आपको वहां पे भी जो है वो हेल्प आउट करेंगे। तो तो सर हमने एडवांस काउंटिंग में कितने चैप्टर करने हैं? और इसके अंदर जितना बेटा हम जी पढ़ सर। सकें, जितना हम पढ़ सकें मैक्सिमम, मतलब डिपेंड, आउटलाइन जो है ना, कोर्स आउटलाइन बेटा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा विद इन 2 और 3 डेज। उस आउटलाइन के मुताबिक जो जो टॉपिक्स होंगे वो हम पढ़ते जाएंगे। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा ओके बेटा, अब कुछ डिस्कस करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेटा, अकाउंटिंग के अंदर, कोई भी अकाउंटिंग के अंदर हो, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एडवांस अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजरियल अकाउंटिंग है, अब ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इनके कॉन्सेप्ट्स को आपने अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले बेटा देखें कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आपने अपने कोई चीज लिखनी है अपने बैलेंस शीट के अंदर, तो आपने वो कॉस्ट लिखनी है जिस कॉस्ट के ऊपर आपने उसको परचेज किया है। आप लोगों के साथ भला मैंने शुरू में शेयर किया था ना, कॉस्ट और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है। आप लोगों से मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, सेल्स और रेवेन्यू में क्या फर्क होता है, याद है? जी सर आपने पूछा। पूछा था ना। तो ये अब चीज, आप इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं, अगर आपको याद तो आपने मेरी वीडियोस को दोबारा देख लेनी, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया होगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बेटा ये कहता है कि जिस कॉस्ट के ऊपर आपने कोई चीज खरीदी है बिजनेस के अंदर, आपने उसको उसी कॉस्ट के ऊपर ही मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मैंने एक जमीन खरीदी 5 लाख रुपए की, तो आपने जब खाते में लिखना है तो आपने उसको 5 लाख का ही शो करना है, चाहे वो बाद में उसकी कीमत 4 लाख रह जाए, चाहे उसकी बाद में कीमत जो है वो 6 लाख हो जाए, चाहे वो 10 लाख की हो जाए। लेकिन जब आपने लिखना है तो आपने उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ ही शो करना है जो आपने उसकी पे की हुई। देखिए ना, कुछ चीजों की बड़ी बड़ी प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं, कुछ चीजों की प्राइसेस बड़ी बड़ी डिक्रीज कर जाती है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑन विच प्राइस यू विल परचेज दैट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हो, कोई एसेट हो, कोई भी चीज हो सकती है। अब अगर आप ये एग्जाम्पल 1 देखें, अब इसकी एग्जांपल देखिए, उसने बोला अ लैंड परचेज फॉर 5 लाख, आपने लैंड खरीदा, उसकी कीमत 5 लाख थी, आपने उसको 5 लाख ही रिकॉर्ड करना है, इवन दो मार्केट वैल्यू में बी लोअर देन 4 लाख और हायर देन 6 लाख। चाहे उसकी मार्केट में प्राइस 4 लाख है, चाहे मार्केट में प्राइस उसकी 6 लाख, आपने कितने पे किए। अक्सर हम कहते हैं ना यार कि मैंने ये गाड़ी महंगी खरीद ली, मैंने ये जमीन महंगी खरीद ली, अब चाहे मार्केट में वो कितनी मर्जी सस्ती हो, आपने कितना पे किया वो आपने रिकॉर्ड कर, दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अक्सर हम लोग एक गाड़ी खरीदते हैं तो अब जब हम अपने दोस्तों से बात कर रहे थे तो वो कहते हैं यार तुमने महंगी खरीद ली, अब मार्केट में तो कितने की मिल रही थी, डजंट मैटर,
वो कम थी या ज्यादा थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि व्हाट यू विल पे, आपने क्या पे किया, ये फर्क पड़ता है। अंडरस्टैंड बेटा? तो दिस इज द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपने पे किया आपने वही लिखना है, चाहे उसकी प्राइस उस वैल्यू से ज्यादा हो, चाहे प्राइस उस वैल्यू से कम हो। जी अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। आप याद रखिएगा, इसको रटा लगाने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, चाहे आप उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं बाद में। ओके बेटा, अकाउंटिंग पीरियड बेटा सिंपल वन है, जिस तरह अक्सर आपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ा था जी कि हम लोगों ने बैलेंस शीट बनानी है, फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल बनानी है, हमने अप्रैल टू दिसंबर बनानी है, 6 माह के लिए बनानी है, 1 ईयर की बनानी है। तो बेटा वो पीरियड, जिस पीरियड के लिए आप स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, दो पीरियड इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह हम सालाना हमारी जो होती है, जो हमारा ईयर होता है, फॉर एग्जांपल जिस तरह बैंकिंग जो होती है वो जून टू जून चलता है, कंपनीज जो है वो जनवरी टू दिसंबर चलती हैं, उनका जो काउंटिंग पीरियड होता है वो जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 30 तक होता है। जो बैंक्स होते हैं तो वो जून टू जून चल रहे होते हैं। जिस तरह हमारा बजट जो है, अगर आप बजट का एग्जांपल लें तो हमारे बजट का जो काउंटिंग पीरियड है वो भी जून टू जून है, यानी जून में बजट बोला जाता है और नेक्स्ट ईयर फिर जुलाई से उस बजट के ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है, अगले जून में फिर नया बजट आ जाएगा। तो वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के लिए आप कोई चीज प्रिपेयर करते हैं, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड योर अकाउंटिंग टाइम पीरियड। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। जिस तरह ये देखें यहाँ पे एग्जांपल्स भी गिवन है, अब कंपनी है बेटा, उसका जो होता है मोस्टली जनवरी टू दिसंबर तक चल रहा होता है। इनको जस्ट रीड कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। इन स्लाइड्स आपके साथ मैं अभी शेयर, बल्कि इसी क्लास के बाद मैं ये स्लाइड आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और जो मैंने आज मार्केट्स की टाइप्स पढ़ाई हैं वो भी आपको अभी शेयर हो जाएंगे। ओके बेटा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है आपको कि, या आप इसको जरा पहले डेफिनेशन सुनिएगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दिस सेल इज द सेल इज कंसिडर्ड टू हैव टेकन प्लेस ओनली व्हेन आइदर द कैश इज रिसीव्ड और सम थर्ड पार्टी बिकम लीगली लायबल टू पे द अमाउंट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बेसिकली जब तक आप पैसे वो रिसीव नहीं कर लेते, वो चीज आपकी रियलाइज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज बेची, मैंने 500 रुपए की बेची, लेकिन वो अभी तक मुझे पैसे रिसीव नहीं हुए। तो जब तक वो पैसे आपको रिसीव नहीं होते, उस वक्त तक वो पैसे, जिस तरह आपने अकाउंट रिसीवेबल सुना होगा और बैड डेट का वर्ड सुना होगा, तो वो पैसे डूबने के भी चांसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, उसने बेसिकली वो कहना ये चाह रहा हूँ कि रेवेन्यू, वो वाला पैसा जो आपने रिसीव कर लिया है वो आपके लिए रेवेन्यू है। जो पैसा अभी तक आपने रिसीव नहीं किया वो आपके लिए रेवेन्यू नहीं है, वो आपके लिए सेल्स नहीं है। हम लिख तो देते हैं, हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्रेडिट सेल्स का, लेकिन एक्चुअल अमाउंट वही अमाउंट है जो आपकी पॉकेट में आ चुकी है। जो अभी तक आपकी पॉकेट में नहीं आई वो अभी तक आपका नहीं है, क्योंकि उसके डूबने के चांसेस हैं। अब जिस तरह यहाँ पे देखें, रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड और रियलाइज्ड। ये देखें, रेवेन्यू उस वक्त हम करेंगे, कंसिडर करेंगे उसको जब वो हम अर्न कर लेंगे। अर्न का मतलब है कि वो हमें मिल गए, या रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है कि उस बंदे ने कोई आपको जिस तरह कोई बैंक का नोट दे दिया या कोई चेक दे दिया आपको, भाई कि मैं पे कर दूंगा। ये जिस तरह हमारे पास ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, उसने आपको प्रोवाइड कर दी कि भाई मैं आपको पे कर दूंगा। तो जब तक बेटा ये दोनों में से कोई एक चीज आपके पास नहीं आएगी, तब तक वो चीज हमारे लिए रियलाइज्ड नहीं है। अंडरस्टैंड? जब तक थर्ड पार्टी ये नहीं कहते। अब देखिए, रियलाइजेशन इज अज्यूम्ड टू अकर व्हेन द सेलर रिसीव कैश। ये दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये देखो जो मैं भी एक्सप्लेन कर रहा था कि अकर व्हेन द सेलर रिसीव कैश और क्लेम टू कैश इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो या तो वो रिसीवेबल होगा, यानी जब तक उसने आपको पैसे देने होंगे, या उसने आपको पैसे दे दिए हैं। तो जब तक बेटा आपको वो नहीं मिल जाते, उस वक्त तक आप उसको रियलाइज नहीं करेंगे। अब जिस तरह आप ये नीचे देखें एग्जांपल 1 की, एक सेल इनवॉइस है 1 मिलियन की, उसमें से 1 मिलियन में से आपने 15,000 रुपया रिसीव कर लिया। तो ये बेटा आपके लिए क्या है? दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो ये आपके लिए रेवेन्यू कंसीडर किया जाएगा। जी यस सर। सर हमारी 4 o'clock क्लास है पीएस हाँ की। बेटा, ये हमारी वैसे भी वीडियो एंड हो रही है, बस इसी पे मैं वाइंड अप कर रहा हूँ भैया। इसी के बाद फिर बाकी कुछ स्लाइड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलें बेटा, यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अब जो हमारे मोस्टली जो काम होगा वो अब हमारा मैनेजरियल अकाउंटिंग के ऊपर होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर होगा। तो उसके नोट्स वगैरह हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आपको मैं बुक भी शेयर कर दूंगा। जो बुक आप लोगों ने परचेज करनी है, परचेज कर लें। अगर आपने डाउनलोड करनी है तो वो नेट से डाउनलोड भी हो सकती है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल बेटा, इफ यू वांट सर टू आपको जी जी बोले। सर आपको उसका राइटर का नेम याद है?
मैं बेटा अभी बुक आपके का साथ ग्रुप में शेयर करता हूँ, नाम, राइटर का नेम, उसका एडिशन, सारा कुछ शेयर करता हूँ अभी, चलें ठीक है सर। ठीक है? और साथ में मैं आपको ये स्लाइड भी शेयर करता हूँ। सर काइंडली पुराने 4th लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग शेयर कर दें सर, वो मैंने इन्वॉल्वमेंट है रिकॉर्डिंग मेरी बेटा उसमें। आपके उस पे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दी हुई है। मैंने आपको इसलिए कहा था कि आप लोग उसको क्या करें, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिलती रहेंगी साथ साथ। लिंक्स क्या सर था जी वो तुम्हारे? मुझे हाँ, जी जी, लिंक दोबारा शेयर कर दें, लिंक का पता नहीं है मुझे चले मैं लिंक चैनल का। दोबारा शेयर कर देता हूँ बेटा, मैं शेयर कर देता हूँ, वो भी लिंक भी शेयर कर देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। और बेटा कोई क्वेश्चन? चलें बेटा, थैंक यू सो मच। नमस्कार। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।